नमस्कार दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने अपनी आज सवेरे की वीडियो में बताया था कि इनेलो की ये बहुप्रतीक्षित जो रैली थी, इसमें जितनी भीड़ की उम्मीद थी उतनी भीड़ अभय चौटाला जी नहीं जुटा पाए। तो इस रैली को हम दोनों नजरियों से देख सकते हैं कि इसको सफल भी देख सकते हैं और असफल भी देख सकते हैं। हाँ, फ्लॉप रैली बिल्कुल नहीं थी, ये मैं मानता हूँ, लेकिन अगर सफलता और असफलता का पैमाने को अगर हम इस रैली को देखें तो इसमें दोनों चीजें हैं। अगर हम इसको इस नजरिए से देखें, अभय चौटाला की रैली के नजरिए से, क्योंकि अभय चौटाला जी ने ये अपनी लाइफ की पहली रैली की है जो उनके अपने कंधों पर टिकी हुई थी, तो उस हिसाब से तो 10-15 हजार आदमियों का इकट्ठा होना ये बहुत ज़्यादा सफल रैली इसको हम कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने दम पर कोई रैली नहीं की थी। लेकिन अगर हम इसको देखें कि INLD के वारिस के रूप में देखें, या चौधरी देवीलाल जी के पुत्र के रूप में देखें, या ओम प्रकाश चौटाला जी के पुत्र के रूप में, उनके वारिस के रूप में देखें, तो ये रैली असफल थी। क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला जी की रैली का जो जलवा हुआ करता वो अलग ही हुआ करता, तो उसमें उस हिसाब से देखें तो इसको हम असफल कह सकते हैं इस रैली को। लेकिन 10-15 हजार की भीड़, और वो भी अभय चौटाला जी अकेले रैली करके जुटा पाए, तो ये एक बहुत बड़ी बात है और इसको हम कह सकते हैं कि इस नजरिए से ये एक सफल है। कोई नहीं दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कि मैंने अपनी सवेरे की वीडियो में कहा था कि इस रैली के अंदर बीजेपी का सहयोग था, यानी बीजेपी चाहती थी कि ये रैली सफल हो। तो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसकी एक वजह है, और उसकी वजह ये है दोस्तों कि बीजेपी हमेशा ये चाहती है कि भूपेंद्र हुड्डा की जो पॉलिटिक्स है वो खत्म हो जाए, उसका प्रभाव कम हो जाए। और लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि भूपेंद्र हुड्डा जी हैं वो है जाट नेता, और बीजेपी पॉलिटिक्स करती है नॉन जाट की। तो ये जो बेल्ट है रोहतक की, ओल्ड रोहतक की जो बेल्ट है, इसमें भूपेंद्र हुड्डा जी की अच्छी पकड़ है और इसी पकड़ को खत्म करना चाहती है बीजेपी। लेकिन बीजेपी को जाट कम्युनिटी है वो वोट देगी नहीं, तो इसलिए उसको एक ऐसा साथी चाहिए जो जाटों की वोट को खींच सके। अब अगर जजपा की बात करें तो जजपा का तो नहीं लगता कि अगले 5-7 साल या 10 साल तक वो जाटों की वोट या ले पाएगी, या फिर वो इस पर इतने सीट ले पाएगी जितनी की उसने पीछे ली थी, 10 सीटें। तो ऐसे में बचते हैं अभय चौटाला जी। तो अभय चौटाला जी को भूपेंद्र हुड्डा की जाट बेल्ट में घुसाने का प्रयास है बीजेपी का, और इसीलिए बीजेपी ने जितना भी इसमें सहयोग हो सकता था वो सहयोग किया, ताकि भूपेंद्र हुड्डा की पॉलिटिक्स खत्म हो जाए और जो 10-12 सीटें हैं वो सीटें अभय चौटाला जी ले जाए, और आने वाले टाइम में बीजेपी की जो 10-15 सीटों की जो कमी रहेगी वो उस सीटों को कवर कर दे अभय चौटाला जी। अब 10-15 सीटों की दोस्तों मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अब की बार बीजेपी के पास टोटल है 48 सीट। 48 सीटों में से जो बीजेपी के ऊपर आरोप लगे हुए हैं वो 8 से 10 सीटों के ऊपर लगे हुए EVM के, कि उसने 8 से 10 सीटों पर EVM में गड़बड़ी की, ये आरोप है। और कुछ जो सीटें जीती है बीजेपी वो भूपेंद्र हुड्डा की गलत टिकट वितरण नीति से मिली है उसको, क्योंकि उसने जानबूझ के कहिए या कुछ भी कहिए, कुछ ऐसी सीटें थी जो उसने जानबूझ के ऐसे नेताओं को दे दी जिनकी की नई सीट आने की संभावना कोई नहीं थी, और वहां पर बीजेपी अच्छी स्थिति में। ऐसे में बीजेपी दोबारा से वही स्ट्रेटजी अपना नहीं सकती जो EVM में गड़बड़ी के थे या और कोई दूसरे आरोप थे। क्यों? क्योंकि एक अच्छी स्ट्रेटजी वही होती है जो एक ही बार यूज की जाए। अगर बीजेपी दोबारा से EVM का या इस तरह का खेल खेलेगी तो लोगों को पता चल जाएगा, और वैसे भी अब की बार जो कांग्रेस है वो इस चीज के प्रति अलर्ट रहेगी, और अगर अलर्ट रहेगी तो बीजेपी के लिए हो सकती है सिचुएशन डाउन थोड़ी, तो इसलिए वो दोबारा से EVM वाले या इधर उधर की वो नहीं करेगी। उसके लिए उसको चाहिए कोई ऐसा कंपेनियन, ऐसा साथी जो उसको 10-15 सीटों में सहयोग कर सके। तो इसलिए भी चाहती थी कि वो 10-15 सीटों का जो साथी वो अभय चौटाला जी हो सकते हैं, तो इसलिए वो अभय चौटाला जी को सफल करना चाहती थी, इस रैली को सफल करना चाहती थी। इसलिए मैं कह रहा था कि बीजेपी इस रैली के अंदर सहयोग कर रही थी। अब बात करते हैं दोस्तों अभय चौटाला जी की, कि वो जो 10-15 सीटें हैं वो अभय चौटाला जी कैसे कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, और बीजेपी की क्या स्ट्रेटजी है, और उस स्ट्रेटजी में कहाँ तक बीजेपी की नजरों में अभय चौटाला जी फिट बैठते हैं। अगर हम अभय चौटाला जी के प्रभाव की बात करें तो अभय चौटाला जी को अगर इस बेल्ट के अंदर बात करें रोहतक की, तो देखिए रोहतक में ठीक है वो भूपेंद्र हुड्डा के उसको खत्म करना चाह रहे हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा जी 3 पीढ़ियों से राज करने लग रहे हैं, 3 पीढ़ियों से राजनीति में,
और ओल्ड रोहतक के अंदर उनका जो दबदबा है वो मुझे नहीं लगता कि अभय चौटाला जी उसको कम कर पाएंगे। एक आध सीट की तो मैं कहता नहीं, लेकिन ज़्यादा उनका प्रभाव कम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर दूसरे अमक क्षेत्र की बात करें कि अभय चौटाला जी का वहाँ कितना प्रभाव है या रहेगा, तो अगर हम जीटी बेल्ट की बात करें तो जीटी बेल्ट में दोस्तों मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को कांग्रेस या अभय चौटाला जी हरा पाएंगे। वहाँ पर जीटी रोड बेल्ट में यानी पानीपत है, करनाल है, कुरुक्षेत्र है, अम्बाड़ा है, ये जो एरिया है यहाँ बीजेपी मुझे लगता है कि मजबूत है और उसमें उसकी अभय चौटाला जी की जरूरत भी नहीं है। और अगर हमें इसमें बात करें दक्षिणी हरियाणा में, तो दक्षिणी हरियाणा के अंदर अभय चौटाला जी के लिए कुछ भी जगह नहीं है। और अभय चौटाला जी क्या बीजेपी के लिए भी कुछ भी जगह नहीं है। वो तो राव इंद्रजीत जी और राव नरबीर जी हैं जिनका प्रभाव। और अगर राव इंद्रजीत जी बीजेपी में है तो बीजेपी का प्रभाव है। अगर कल को किसी भी वजह से वो बीजेपी छोड़ देते हैं तो वहाँ बीजेपी का भी प्रभाव खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अहिरवाल की राजनीति में, दक्षिण हरियाणा की राजनीति में राव इंद्रजीत मजबूत नेता है, राव नरबीर से भी ज्यादा मजबूत नेता है। और वहां पर बीजेपी जीत भी इसलिए रही है कि राव इंद्रजीत जी है वहां पर और वो बीजेपी में है। अगर वहां पर हम अभय चौटाला जी की बात करें दक्षिण हरियाणा में, तो मुझे नहीं लगता कि दक्षिण हरियाणा में अभय चौटाला जी कोई सीट ले जाएंगे। अगर हम मेवात की बात करें तो दोस्तों मेवात में तीनों पार्टियों का मुझे लगता है कि मिला जुला प्रभाव है, चाहे वो अभय चौटाला जी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो। तो उसमें तीनों पार्टियों का मिला जुला प्रभाव होने से ये तो हो नहीं सकता कि अभय चौटाला जी मेवात में सारी सीट ले जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। अगर हमें इस बात करें दोस्तों भिवानी बेल्ट की, तो भिवानी बेल्ट में भी अभय चौटाला जी के लिए तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा जगह है। हाँ, वहां पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों का कुछ तो किरण चौधरी के कारण, कुछ जेपी दलाल के कारण, ये थोड़ा बहुत ऐसा वोटों का जो प्रभाव बीजेपी और कांग्रेस का ही है, उसमें भी मुझे नहीं लगता है कि अभय चौटाला जी का है। अगर अभय चौटाला जी की बात करें तो वो सिरसा में तो मान सकते हैं कि अभय चौटाला जी सिरसा में सीट ले जाएंगे, लेकिन कुल मिला के जो प्रभाव रहेगा वो भी बीजेपी के सहयोग से जो प्रभाव रहेगा, मुझे लगता है कि अभय चौटाला जी आने वाले टाइम में यानी 2029 के चुनाव में शायद 10 से 15 सीटें ले सकते हैं। 10 से 15 सीटों का मेरा तात्पर्य है, जब परिसीमन आयोग अगर चेंज नहीं होता है, यानी आज अगर 90 सीट है तो 90 सीटों के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। अगर वो बढ़ती है 140 या जितनी भी होती है तो उसके बाद जो ग्राफ होगा वो फिर कभी उसके बारे में हम वीडियो बना देंगे। तो 10-15 सीटों पर मुझे लगता है दोस्तों कि अभय चौटाला जी बाजी मार सकते हैं, जीत सकते हैं। और जो जेजेपी की 10 सीटें थी वो जो गैप था अब जेजेपी के असफल होने के कारण, वो बीजेपी को मिल सकता है अभय चौटाला जी के रूप में। तो इसलिए अभय चौटाला जी को सफल करना चाहती है बीजेपी, ये मेरा अपना मानना है। अच्छा, रही बात अब इस रैली के अंदर जो बड़े नेता नहीं आ पाए उसके बारे में, तो बड़े नेता दोस्तों इसलिए नहीं आ पाए कि जो ओम प्रकाश चौटाला जी थे वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट और तपे हुए पॉलिटिशियन थे और वो फील्ड के आदमी थे, उनका प्रभाव था तो क्षेत्र पर पकड़ ही नहीं था, हरियाणा पर पकड़ ही नहीं थी। उन्होंने उसी हिसाब से अपने केंद्र के अंदर भी और दूसरी स्टेट्स के अंदर भी अपने जो रिलेशन है वो डेवलप किए। और उस टाइम पे जो उनके वारिस हुआ करते जो ओम प्रकाश चौटाला जी के, वो अजय चौटाला जी हुआ करते, अभय चौटाला जी वारिस नहीं थे। तो वो रिलेशन अभय चौटाला जी के वारिस ना होने के कारण इतने ज्यादा वो डेवलप नहीं कर पाए। अभय चौटाला जी तो वारिस बने जेजेपी के निर्माण के बाद, तभी उनकी जो इनेलो की जो उनके पास वो आई है, गद्दी आई, वो तभी आई। और 5 साल में मुझे नहीं लगता कि इतने ज्यादा उन्होंने रिलेशन डेवलप किए होंगे। तो इसलिए जो नेशनल लेवल के नेता या बड़े नेता वो इस रैली के अंदर नहीं आ पाए अभय चौटाला जी के रिलेशन ना होने के कारण। अब इतना ही नहीं, जिस जगदीप धनखड़ जी को लोग सुनने के लिए आए थे, जब उनको भी निराश होकर जाना पड़ा, तो और बड़े नेताओं की हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो बड़े नेता आते। रही बात चंद्रबाबू नायडू या उसके ये नीतीश कुमार जो बिहार के सीएम है, नीतीश कुमार की, या फिर अरविंद केजरीवाल के बारे में मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं हो पाए। तो अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें तो पंजाब के अंदर अब अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी की सरकार है और अभय चौटाला जी के जो फैमिली रिलेशन है वो है बादल परिवार से। प्रकाश सिंह बादल, पहले प्रकाश सिंह बादल जी के साथ थे, अब उनका देहांत हो चुका है, तो सुखबीर बादल जी के साथ उनके पारिवारिक संबंध है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सुखबीर बादल जी की वजह से न तो शायद इन्वाइट किया होगा और न शायद वो आए होंगे। अरविंद केजरीवाल जी अगर आते तो उसमें भी कुछ भीड़ जुट सकती थी और तीसरे मोर्चे का एक जो घटक था वो भी उसमें शामिल हो सकता था। लेकिन खैर, अब रही बात नीतीश कुमार की या चंद्रबाबू नायडू की, तो मुझे लगता है कि ये जो दोनों ही हैं ये बीजेपी के केंद्र के स्तर पर यानी राष्ट्रीय लेवल पर घटक हैं, साथी दल हैं ये।
और बीजेपी मेरे हिसाब से हरियाणा में तो अभय चौटाला जी का यूज करना चाहती है, लेकिन वो ये नहीं चाहती कि अभय चौटाला जी हरियाणा से निकल के बाहर भी उनके रिलेशन डेवलप हों। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि चंद्रबाबू नायडू को, नीतीश कुमार को शायद ऊपर की तरफ से ये इस तरह के इंडिकेशन मिले होंगे कि इस रैली में ना जाएं, ताकि अभय चौटाला जी के वो रिलेशन है इतने ज़्यादा महसूस ना हो लोगों को कि इनके उतने ही रिलेशन है जितने ओम प्रकाश चौटाला जी के थे। तो शायद इसलिए भी वो नहीं आ पाए। और बीजेपी का, मेरी अपनी सोच है कि बीजेपी उनको हरियाणा से बाहर नहीं निकलने देना नहीं चाहती अभय चौटाला जी को, और सिर्फ उनको 10 से 15 सीटों तक ही रखना चाहती है। ये बीजेपी की स्ट्रेटजी है और मेरे हिसाब से ये अभय चौटाला जी के लिए तो ठीक नहीं है, लेकिन बीजेपी के लिए ये स्ट्रेटजी है, ये बहुत बढ़िया है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, अब बात करना चाहूँगा दोस्तों अंत में मैं, अगर अभय चौटाला जी चाहते हैं तो आने इसी रैली के अंदर कुछ ऐसी घोषणाएं कर सकते थे, कुछ ऐसे बयान दे सकते थे कि आने वाले टाइम में उनका और ज़्यादा ग्राफ बढ़ता, लेकिन वो शायद चूक गए। अब उन्होंने कुछ बातें तो कही, लेकिन मेरे हिसाब से वो बातें इतनी ज़्यादा दमदार नहीं थी, और अगर वो इसकी बजाय दूसरी तरह से बात करते तो आने वाले टाइम में लोग उनके साथ और जुड़ते। तो वो क्या बातें थी जो वो करते, वो मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊँ और आपको लगेगा कि मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। इस रैली को अभय चौटाला जी और ज़्यादा अपने फ्यूचर के लिए भुना सकते थे, लेकिन वो चूक गए। वो कहाँ चूक हुई वो अगली वीडियो को देखना, कल सवेरे मैं वो वीडियो डालूंगा। तो मुझे लगता है कि ये जो अब की वीडियो है, आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि मैं ठीक कर रहा हूँ तो आपसे प्रार्थना करना चाह रहा हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों, और हाइप जरूर करें। और चलते चलते एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं इसी तरह की विवेचना आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।